तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विद ऑक्सीडेशन. नाउ वी आर गोइंग टू सी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ. So there are many example of the oxidation in the life, like food. When fat and oil or food is placed for some time, it will be get oxidized and it is called as rancidity. Okay. So in food, if we want to prevent food from getting oxidized होगा तो जो है दुर्गंध मारने लगेगा, खराब होने लगेगा और उसके खराब होने को ही हम rancidity बोलते हैं. सो खराब होने के प्रोसेस में फूड क्या कर रहा है, दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. अब फूड को अगर खराब होने से रोकना है तो हम उसमें कुछ सब्सटेंस डालते हैं जिसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट. तो अगर आप फूड के पैकेट्स पे देखोगे तो फूड के पैकेट्स पे आपको प्रिजर्वेटिव्स मिलेंगे. प्रिजर्वेटिव मतलब एंटीऑक्सीडेंट. तो एंटीऑक्सीडेंट उसको खराब होने से बचाते हैं. ठीक. या फिर दूसरा तरीका है कि एयर टाइट कंटेनर्स पे हम रख दें. ठीक है. अगर एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो खराब होने से बच जाएगा. अब घरों में आप देखते हैं अचार बनते हैं, पिकल वगैरह, तो पिकल खराब नहीं होता है काफी दिन तक. ठीक. तो खराब होने से उसे बचाने वाले कंपाउंड कौन कौन से हैं? उसे बचाने वाले कंपाउंड है जैसे नमक है. नमक उसमें बैक्टीरिया को मारेगा. या ऑयल की एक लेयर बिछा देते हैं. तो ऑयल क्या करता है, एयर के साथ उसके कॉन्टेक्ट को प्रिवेंट कर देता है. तो अगर अचार में नमक या ऑयल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो अचार खराब होने से बचेगा. और अगर ऑयल कम होता जाएगा तो धीरे धीरे एयर के कांटेक्ट में आके अचार खराब होता जाता है. ठीक है. तो फूड जो है वो खराब होता है आफ्टर गेटिंग इन कांटेक्ट विद एयर और इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी. अनदर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन इज कोरोजन. कोरोजन एक पॉपुलर वर्ड है. कोरोजन का मतलब होता है कि मेटल वगैरह का खराब होना. मेटल ओपन एटमॉस्फेयर में अगर रख दिया जाए तो मेटल जो है एनवायरमेंट गैसेस से, मॉइस्चर से, इनसे रिएक्शन करने लग जाता है. और उस केस में क्या होता है कि मेटल किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और मेटल का अमाउंट जो है वहां से कम होने लग जाएगा. तो मेटल जो खराब होता है उसको हम बोलते हैं कोरोजन. ठीक है. अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आयरन. ठीक है. आयरन पे आपने देखा होगा कि जंग लग जाता है. जंग लगने को बोलते हैं रस्टिंग. तो आयरन पे कुछ समय बाद जंग लगने लग जाता है और इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है रेडिश ब्राउन की, रेडिश ब्राउन कलर की. तो ये जो आयरन पे जंग लगता है ये आयरन का कोरोजन है. और इसके दौरान होता क्या है कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और एक कंपाउंड बना लेता है Fe2O3. तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आयरन हैज रिएक्टेड विद एनवायरमेंट, ऑक्सीजन गैस एंड मॉइस्चर. तो ये यहाँ से Fe2O3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. .XX2. वाटर भी यहाँ पे होता है, इसको बोलो .SS2. अब देखिए और एग्जांपल हम देखें कि कॉपर के बर्तन जो होते हैं कुछ टाइम बाद ग्रीन होने लग जाते हैं. तो कॉपर भी सिमिलरली क्या करता है, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड की एक लेयर जमा लेता है. तो कॉपर बिकम्स ग्रीन इन कलर. तो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है. ठीक है. सिल्वर जो है कुछ समय बाद ब्लैक होने लग जाता है. तो सिल्वर में भी इसी तरीके से होता है कि सिल्वर के बर्तन या जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ब्लैक होने लग जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर लेयर आने लग जाती है. लेयर कैसे आने लग जाती है कि सिल्वर जो है एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लग जाता है और कंपाउंड्स बनाने लग जाता है. जैसे Ag2O बना लिया, Ag2S बना लिया. ठीक है. तो वहां से सिल्वर जो है वो खराब होने लग जाता है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि ये कोरोजन जो है मतलब हमेशा, वैसे तो नॉर्मली कोरोजन डेंजरस है क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे रेल पुल है या फिर जो अपन बोले कि ट्रैक बिछाए जाते हैं रेलों के, रेल के लिए, ट्रेन के लिए. इसके अलावा जैसे बिल्डिंग होता है तो बिल्डिंग में बहुत सारा आयरन यूज होता है. तो समय के साथ क्या होता है कि बिल्डिंग में जब मॉइस्चर आता है और एयर की कांटेक्ट तो वहाँ हमेशा होता ही है. तो उससे क्या होता है कि जो अंदर आयरन है वो रस्टिंग होने लग जाता है और आयरन खराब होने लग जाता है. तो ये बहुत मेजर जो है इकोनॉमिकल लॉस होता है कोरोजन के कारण से. मेटल इज अटैक्ड बाय एयर, वाटर और एसिड. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज कोरोजन. एक कोरोजन ऐसा भी है कि जो फायदेमंद है. जैसे एल्यूमिनियम मेटल आपने कई समय तक देखा होगा चमकदार बने रहते हैं. घरों में यूज करते हैं एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा. वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि टॉक्सिक होता है एल्यूमिनियम मेटल. ठीक है. तो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. ये भी कोरोजन है पर इस पे Al2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर होती है.
तो ये क्या करता है कि एल्यूमिनियम बर्तन पर एक लेयर आ जाएगी, वो लेयर इसको फर्दर कोरोजन से रोक देगी, ठीक है ना, फर्दर कोरोजन से रोक देगी। तो उस केस में ये बर्तन जो है वो कई दिनों तक चमकदार बने रहते हैं। तो अल्टीमेटली कोरोजन का मतलब है कि मेटल इज अटैक्ड बाय एयर और मॉइस्चर, ठीक है ना। तो ये जो है हम इस चीज को फिनोमिना में देख रहे हैं कोरोजन में। Why color of copper sulfate changes when iron nail is dipped in it? ठीक है, ऑलरेडी अपन इस रिएक्शन को देख चुके हैं। कॉपर सल्फेट एक्वस में यदि आयरन सॉलिड डुबाया जाए, आयरन की नेल डुबाई जाए, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो मोर रिएक्टिव देन कॉपर मीन्स क्या होगा, इट विल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा और आयरन जो है उस कॉपर को डिस्प्लेस करके सॉल्यूशन क्या बना देगा, FeSO4। तो कलर चेंज होने का कारण जो है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, तो फाइनली ये FeSO4 में बदलता जाएगा और ब्लू कलर इसका फेड होता जाएगा। यहाँ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ऑक्सीडेशन का। सोडियम मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रखा जाए तो ये ऑक्साइड बनाने लग जाता है Na2O। एक और ऑक्साइड बनाता है वैसे जो कि Na2O2 होता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो कौन कौन से ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज कॉल्ड एज परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। तो होता यह है कि हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सोडियम में अल्टीमेटली ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है, और अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होगा तो दैट कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड। दूसरी रिएक्शन है कि CuO में हाइड्रोजन मिलाया, Cu प्लस H2O बनाया। तो आप यहां से देखिए कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन का लॉस हुआ। अगर लॉस ऑक्सीजन का हुआ और उसकी जगह कौन आके जुड़ गया, हाइड्रोजन आके जुड़ गया। तो अगर ऐड किया मैंने ऑक्सीजन या मैंने लॉस किया हाइड्रोजन, तो इसको हमने क्या बोला है, ऑक्सीडेशन। और अगर हमने ऐड किया हाइड्रोजन और लॉस किया ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसका मतलब CuO का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, ठीक। तो आगे जाके हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर से भी समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो हम सिर्फ ऑक्सीजन के लॉस और गेन से ही समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं चैप्टर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एक सेक्शन है हमारा सोप एंड डिटर्जेंट। डेली लाइफ में हम सोप और डिटर्जेंट यूज करते हैं, और सोप क्या होते हैं, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। अब एक्चुअली हायर फैटी एसिड्स मतलब क्या होता है, एक्चुअली जितने भी ऑयल हैं वो हायर फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो RCOH, यही फार्मूला किसका होता है, फैटी एसिड्स का। ऑयल जितने भी घरों में यूज करते हैं दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं NaOH से। अब क्या होगा, इसका H+ निकल कर इसके साथ चला जाएगा और Na+ आके जो है यहाँ आके जुड़ जाएगा, ये RCO-, ये H+, ये OH-। तो वाटर हैज बीन रिमूव्ड एंड सॉल्ट इज कन्वर्टेड, सॉल्ट इज फॉर्म्ड RCO- Na+। यदि मैं NaOH की जगह KOH लगा दूंगा तो यहाँ पे पोटेशियम आगे जुड़ जाएगा, तो सॉल्ट जो है RCO- K+। महंगे वाले जो सोप है वो पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, सस्ते वाले सॉल्ट हैं सोडियम सॉल्ट होते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्ट का फॉर्मूला है, तो इसके दो पार्ट होते हैं। ये पार्ट जो है R जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, R इज एल्काइल पार्ट। एल्काइल पार्ट मतलब हाइड्रोकार्बन, और इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+1, ठीक। चलिए इसके विपरीत डिटर्जेंट जो होते हैं, घरों में डिटर्जेंट कपड़ों को धोने में काम आते हैं, ये होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है RSO3- H+। तो अगर मैं NaOH से रिएक्शन कराता हूं तो OH- चला जाएगा H+ के साथ, और ये रिमेनिंग चीज साथ में जुड़ जाएगी, तो RSO3- Na+ या RSO3- K+। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिटर्जेंट्स, ठीक है।
अब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि सोप क्या होते हैं। सोप एक्चुअली सॉल्ट होते हैं और सॉल्ट कैन बी इजीली डिजोल्व इन वाटर। यदि मैं सोप को पानी में ऐड कर दूं तो ये सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो जाके आयंस में टूट जाएगा। ये आयन अलग, ये आयन अलग, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। तो पानी में जाके सॉल्ट जो सोप है वो आयोनाइज हो जाता है, आयंस में टूट जाता है। अब हम इसका आयन देख रहे हैं कौन सा, RCO-, ठीक है ना, जिसको हम कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। दिस आयन इज कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में जो R पार्ट है ये एल्काइल पार्ट है। एल्काइल चेन को हम बता सकते हैं इस तरीके से, एक लंबी चेन जो है इस तरीके से, और इसके साथ इधर इस एंड पे मैंने क्या लगा दिया है, CO-। तो सोप का जो ये आयन है कार्बोक्सिलेट आयन, जो पानी में जाके टूटा, तो इस आयन में दो पार्ट होते हैं। एक तो ये R ग्रुप, ठीक है, R ग्रुप जो है एक लंबी चेन होती है, और ये पार्ट इसका होता है नॉन पोलर पार्ट। और दूसरा पार्ट इसमें जो कोने पे जुड़ा होता है CO- ग्रुप, ये चार्ज है तो इसलिए पोलर पार्ट इसको नाम देते हैं। तो सोप के आयन में दो पार्ट है, पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट। अब देखिए अपन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप देख रहे हैं। सोप का हमने देखा कि सोप का एक पार्ट होता है पोलर पार्ट, ठीक है, और ये जो लंबी चेन है हाइड्रोकार्बन की, दिस इज नॉन पोलर पार्ट। अब ऐसा होता है कि पोलर आसानी से पानी में घुल जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी के लिए एफिनिटी रखता हो, तो पानी में आसानी से घुल जाता है, इसलिए पोलर पार्ट हो गया। नॉन पोलर पार्ट जो है पानी में नहीं घुलता है, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक मीन्स सॉल्वेंट हेटिंग, ये वाटर और ये हेटिंग। तो वाटर से हेट करने वाला जो है वो नॉन पोलर पार्ट है। अब जो सोप का मेन क्लींजिंग एक्शन है वो क्या एक्शन है कि ऑयल जो कपड़े पे मेल जमा होता है, डर्ट जमी होती है, वो डर्ट होती है बिकॉज ऑफ द ऑयल। कपड़े पे जो ऑयल जमा होता है उस गंदगी को हटाने के लिए अपन साबुन का यूज करते हैं। तो अगर मान लो कहीं पर ऑयल ड्रॉप है कपड़े पर, तो हम सोप सॉल्यूशन यदि इसमें डालेंगे तो क्या होगा वो समझ रहे हैं। अगर मान लो ये ऑयल ड्रॉप है, तो ऑयल जो होता है बेसिकली ऑयल इज फैटी एसिड। जितने भी तेल है, ऑयल है, वो फैटी एसिड है, एंड दीज आर प्रीडोमिनेटली नॉन पोलर। अब एक फिनोमिना चलता है लाइक डिजोल्व्स लाइक, पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है। क्योंकि ऑयल जो है वो नॉन पोलर है और इधर हाइड्रोकार्बन में ये पोलर पार्ट, ये नॉन पोलर पार्ट। तो जो हाइड्रोकार्बन का ये वाला पार्ट है नॉन पोलर, ये इसमें जाके इस तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, और बहुत सारे इस तरह के सोप के जो पार्टिकल है, आयन है, वो इस एंड से इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। अब एंटर कर दिए तो पहले तो ये पार्टिकल छोटा सा था, लेकिन अब ये पार्टिकल पूरा एक बड़ा पार्टिकल है, और इस पार्टिकल हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ कोलाइड, ठीक है, और इसका दूसरा नाम है मिशेल। तो सोप क्या करता है, ऑयल ड्रॉप के साथ एक मिशेल बनाता है, बड़ा पार्टिकल, ठीक है। तो पहले तो ये पार्टिकल छोटे छोटे थे, तो ये दिखाई नहीं दे रहे थे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, क्लॉथ में जो है साबुन लगा के उसको छोड़ा अपन ने, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे ही पानी डालेंगे हम, तो इसमें ऑयल ड्रॉप के साथ ये बड़ा पार्टिकल बन जाएगा। तो जो पार्टिकल पहले बहुत छोटे थे वो बड़े दिखने लग जाएंगे अब, और ये बड़े बड़े पार्टिकल इकट्ठे होकर सरफेस पे आ जाएंगे, और सरफेस पे आ जाएंगे तो आपने देखा होगा कि साबुन लगा के हम कपड़े को अगर पानी में डुबोते हैं बाल्टी में, तो उसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ झाग आने लग जाते हैं, फ्लोट करेगा। तो वास्तव में वो झाग क्या है कि इस ऑयल ड्रॉप को खींचकर उन्होंने क्या बनाया, एक बड़ा पार्टिकल बनाया, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मिशेल। अब मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया है, कोलाइड। एक्चुअली एक तो होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एग्जांपल जैसे मैं बताऊं आपको कि एक तो होता है ट्रू सॉल्यूशन, जैसे आपने शुगर ली और पानी में मिक्स कर दिया, ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में होमोजीनियसली, तो हम इसे बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होता है कोलाइडल सॉल्यूशन।
कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए हमने प्रोटीन पाउडर लिया और प्रोटीन पाउडर को हमने पानी में डाल दिया। अब ऐसा होगा कि प्रोटीन पाउडर पूरी तरीके से पानी में नहीं घुल पाएगा, शुगर तो पूरी तरीके से पानी में घुल जाती है। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, दिस सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनस। तो इनमें जो बेसिक फर्क होता है वो क्या होता है कि जो अपन चीज इसमें डिसोल्व कर रहे हैं, यदि पार्टिकल छोटे हैं, ठीक है ना, ये पार्टिकल यदि छोटे हैं, मानिए लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो ट्रू सॉल्यूशन बना देंगे। और अगर पार्टिकल जो मैं डिसोल्व कर रहा हूँ ये बड़े हैं, लार्ज हैं, लार्ज मतलब इसकी रेंज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। अगर ये पार्टिकल थोड़े से बड़े हो गए तो फिर सॉल्यूशन में ये किसका रूप ले लेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में फर्क है कि पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन में बड़े होते हैं और वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो होता क्या है कि पहले जब ये पार्टिकल छोटे थे तो होमोजीनियस बना रहे थे, अब ये मिशेल बना दिए तो ये किस रेंज में आ गए, कोलाइडल रेंज में। और ये एसोसिएटेड कोलाइड बना, मिशेल बना, जो कि पार्टिकल बड़े होने लग गए और ये सरफेस पे आके इकट्ठे होने लगे, प्रेसिपिटेट जैसा बना और उसको अपन हटा लेते हैं वाटर की हेल्प से। तो इस तरीके से कपड़े को साफ किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सोप। एक थोड़ा सा आइडिया हम ले रहे हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर साबुन जो है आसानी से झाग नहीं देता है, यानी देर इज डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन ऑफ फोम व्हेन सोप इज एडेड। ठीक है, अब होता क्या है कि सोप इसके साथ जो है वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सोप को जब हार्ड वाटर में मिलाया जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयंस होते हैं ये सोप के आयंस के साथ रिएक्शन करने लग जाते हैं और उस केस में फोम फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। फोम तब फॉर्मेशन होता है जब अपन इंसोल्यूबल जो है कंपाउंड यहाँ बनाने लग जाते हैं, जैसे मिशेल बना। तो ऐसा पानी जिसमें जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर हमने कैसे पहचाना, साबुन यदि हमने डाला, सोप डाला और झाग नहीं दे रहा है, फोम नहीं दे रहा है, तो वो हार्ड वाटर है। तो हार्ड वाटर में अपन नॉर्मल सोप यूज नहीं करते हैं, हार्ड वाटर में हम यूज करते हैं डिटर्जेंट्स। ठीक है, क्योंकि डिटर्जेंट इन आयंस के साथ इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। ठीक है ना, तो नो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, नो इनसोल्यूबल precipitate formed with Ca+2 और Mg+2। तो डिटर्जेंट हम नॉर्मली यूज करते हैं कि जहां पे कपड़े धोने हो में या हार्ड वाटर हो। तो डिटर्जेंट जैसा कि हमने देखा है, सोडियम सोल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड के, या अमोनियम सोल्ट होते हैं क्लोराइड और सल्फाइड ब्रोमाइड्स के। ठीक है ना, तो सोप के बदले डिटर्जेंट हम क्लोथ में यूज करते हैं और सोप माइल्ड होता है तो उसको हम नॉर्मली नहाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है।